अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस आज ऑफिशियली हमारा फर्स्ट लेक्चर है। कल आप लोगों ने ओरिएंटेशन इसकी ले ली होगी। उसमें आप लोगों को अप्रोच का भी आइडिया हो गया होगा और सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरह का सब्जेक्ट है। क्या इसको हमने थ्योरी समझ कर करना है या इसको हमने न्यूमेरिकल समझ कर करना है या एक मिक्सचर है। तो जी कल हमने डिस्कस बातें डिटेल में की हैं कि एक सबसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका सीए का वो ऑडिट है, इवन मोर देन अकाउंटिंग। ठीक है जी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अगर इसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा जाए तो ना तो इसकी समझ आनी है, ठीक है, पेपर पास करने में भी बहुत दुश्वारी है अनलेस कि आप पूरी बुक को ही घोल के पी जाएं। ठीक है, और यहाँ पर आप बुक को घोल भी लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो कोई तवीज़ भी बना के ले जाएं, आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। खुदा न खास्ता फाइनल लेवल पर मसला आ जाएगा, क्योंकि अगेन टेलिंग ये आपका सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और मसला है दूसरा इसके अंदर ये है कि भाई जजमेंटल भी बहुत है। ये हमने कल सारी बातें की हैं, आप लोग काइंडली लाजमी तौर पर ओरिएंटेशन इसकी दोबारा सुने अगर नहीं सुनी तो, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हों। और आज से ही अपने आप से एक वादा करें कि हमने साथ के साथ लेक्चर लेना है, मतलब डेली का लेक्चर डेली लेना है प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जो मेरे से स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें आइडिया है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम चीज़ें क्लास के अंदर ही डिस्कस कर ली जाएं। आप लोगों के माइंड में भी जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, मैंने कल भी बताया कि अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के माइंड में किस तरह की क्वेरीज आती हैं वो थोड़ा आइडिया मुझे है। बाकी भी डिस्टेंस लर्निंग पे हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है आप लोगों के पास, जब मर्ज़ी लेक्चर्स को सुने। तो आप लोग जो क्वेश्चनिंग है अपनी जितनी मर्जी करें, आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं मेरे से, मुझे उसमें कोई भी मसला, आप लोगों को बेहतर पता है इस चीज़ का कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्लीज़ साथ के साथ आपने करना है, मैं बर्डन तो नहीं आप पे डालना चाह रहा, इसीलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि साथ के साथ करनी, अदरवाइज़ खुदा न खास्ता इसमें मसला होगा, आप लोगों को तकलीफ़ होगी ही। अगर पास होने में कोई इश्यूज़ आए, मुझे आप लोगों से भी ज़्यादा शायद तकलीफ़ हो, क्योंकि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट का फेलियर बहुत एक मेरे लिए तो पर्सनली हर्टफुल एक चीज़ होती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पर्सनली इन टच भी रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, आप लोगों का फीडबैक भी है, सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जानी है। तो भाई आप लोगों ने प्लीज़ लेक्चर लाजमी डेली सुनने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी हम इसको बड़े ही प्रैक्टिकल वे में लेकर चलेंगे, बहुत ही लॉजिकली लेकर चलेंगे, आप लोगों को ऐसे चीज़ें समझ आएंगी, वो टेंशन नहीं है, सिर्फ लेक्चर सुनना है और जो मैं थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वो करना है। चलें जी, आज हम लोग ऑडिट को स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया है किस तरह की नेचर है। तो भाई हमने कहा था कि ऑडिट आपका जो है, अगर बुक की बात की जाए, बुक हमने आई कैप की बुक यूज़ करनी है, जिसको पकड़ के अभी मैं खड़ा था, यही वाली बुक आपने लेनी है, कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, अन्य वाह क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उसके अंदर आई कैप के भी आ जाएंगे क्वेश्चन, आप लोगों के ACCA के क्वेश्चंस भी होंगे, बांग्लादेश से भी होंगे, इंडिया के जो बॉडी है उससे भी क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस नहीं ख़त्म होती है, आप लोगों बस करने वाले होना है आप लोगों ने, और मैं अवेलेबल हूँ जी टेस्ट उसको मार्क करने के लिए। जितने मर्जी आप लोग कर करके भेजें, इंशाल्लाह मैं उनको मार्क करूँगा, मुझे खुशी होगी कि जी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ऑडिट अगर हम स्टार्ट करें तो इसके लिए 3 फेजेज़ हैं, हमने इसको फेज वाइज लेकर चलना है, स्टेज वाइज लेकर चलना है। अब कई टीचर्स हैं, उनका भी अपना तरीकाकार, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो उन्हें कुछ बेहतर ही लगता होगा, उसमें मैं उस पर उंगली तो नहीं उठा सकता, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब कुछ टीचर्स इसको इस तरह भी लेकर चलते हैं कि जो प्लानिंग लेवल की चीज़ें हैं वो बाद में करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिंक करके नहीं चलना होता चीज़ों को, वो एक और वे में पढ़ाते हैं, वो थोड़ा क्रैमिंग की तरफ उनकी टेंडेंसी शायद ज़्यादा होती है, तो उन्हें लगता है कि यार अभी इतना मैच्योर ही नहीं है कि इसको प्लानिंग की बातें बताई जाएं, ये बाद में बता देंगे, ठीक है। जबकि मेरा ये मानना है कि भाई आपने अगर एक चीज़ स्टार्ट करनी है, प्लानिंग ही आपकी फेल हो गई है, तो ऑडिट आगे क्या करेंगे। ऑडिट के अंदर लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है ना, प्लानिंग का एरिया है।
ये अगर गलत हो गया आगे सब कुछ गलत ही है। हम पढ़ेंगे इसको वन बाय वन कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो मैं तो फिर ये इसी फेजेस में ही लेकर चलता हूँ जो कि प्रैक्टिकली हम अपनी फर्म में भी ऑडिट करते हैं, बड़ी से बड़ी फर्म्स भी इसी तरह, हर फर्म ही इस तरह करती है। तो आईकैप भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। देखिए प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें पढ़ाया ही आपको इस तरह जा रहा है और बुक भी आपकी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि भाई आप लोग एक प्रैक्टिकल वे के अंदर चीज़ें लेकर चले। रटवाना नहीं चाह रहा भैया आईकैप आपसे, ना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रट्टे मार के आए मेरे पास। वो आपको एक प्रैक्टिकल वे, कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के साथ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह हम उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आईकैप की बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है जी। तो ऑडिट के भाई कितने फेजेज हो गए? 3 फेजेज हैं। ठीक है। सबसे पहला जो आपका फेज है उसको हम कहते हैं प्लानिंग फेज। क्या कहते हैं जी? प्लानिंग फेज। नाम से जाहिर है कि यहां पर प्लानिंग पूरी होती है। ठीक है, हम आगे कर लेते हैं डिस्कस। दूसरा फेज आपका क्या है? एग्जीक्यूशन फेज, या इसको इंप्लीमेंटेशन फेज कह लें कि भाई जो जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट भी कर दो। ठीक है। थर्ड आपका जो फेज है उसको कहते हैं फाइनलाइजेशन फेज, कि अब चीज़ें फाइनलाइज करके रिपोर्ट दे दें। वन बाय वन चलते हैं। आज थोड़ी बेसिक सी बातें करेंगे, ये फेजेस वगैरह आपको क्लियर होंगे देन जाके लॉजिकली समझ आनी है, वरना यकीन करें क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है। चुप करके घर में बैठे उसको सुबह शाम ऐसे ऐसे करके रट्टे मारते जाएं, वो इंशाल्लाह पेपर आपका निकल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, कोई पूछेगा जी एडिटर साहब की आंदा है, तो उत्थे तुसीं कहना मैंने तो कुछ भी नहीं आंदा, जो आंदा जो पेपर छड्ड आए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस ज़िल्लत से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी बुक को किस तरह डिवाइड किया गया है। आपका जी अगर बात की जाए चैप्टर 1 की, आप लोग ज़रा ये कंटेंट निकाल लें, इसमें 15 आपके चैप्टर्स होंगे। ठीक है। चैप्टर 1 की बात की जाए तो किसी फेज से मुतल्लिक नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर हम आज वही स्टार्ट करेंगे। बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ऑडिट का, ऑडिट होता क्या है। ठीक है। उसकी क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आईनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लोग क्यों ऑडिट करवाना पसंद करते हैं, क्या पसंद करते भी हैं कि नहीं करते। ठीक, किस चीज़ का ऑडिट करना होता है। ठीक है, ये बातें आज हम पढ़ेंगे। ये प्लानिंग में नहीं आती, सही है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये क्लाइंट जो हमारा है उसने ये सोचनी है कि भाई ऑडिट करवाना भी है कि नहीं करवाना। ठीक है। करवाना है तो किससे करवाना है, कौन एलिजिबल है हमारा ऑडिट करने के लिए, कौन क्वालिफाई करता है हमारा ऑडिट करने के लिए, कौन डिस्क्वालीफाई करता है हमारा ऑडिट करने के लिए। ये सारी बातें क्लाइंट ने सोचनी है। हम यहाँ पर बतौर क्या सोचने, ऑडिटर। हमारी बात तो आगे से फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, बात आ रही समझ। हमारी बातें तो तब स्टार्ट होंगी जब क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा कि सर आए हमारा ऑडिट करना पसंद करेंगे आप। वहाँ से फिर हमने सोचना स्टार्ट करना है, वहाँ से हमारे फेजेस स्टार्ट होंगे। तो पहला चैप्टर जो है जनरल सी बातें, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जैसे है आप लोग उसको डिफरेंट हिस्सों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। थोड़ी सी पहले आपको सिखाई जाती है इंट्रो टू अकाउंटिंग पीआरसी लेवल पर, देन थोड़ी सी मज़ीद सिखाई जाती है एफएआर 1 लेवल पर, फिर आपको सिखाई जाती है एफएआर 2 लेवल पर, फिर जाके एडवांस लेवल की आपको सिखाई जाती है ऊपर सीफैप 1 में। जबकि इधर ऑडिट आपको कैफ 8 में सीधा ही आप फेंक दिया जाता है ऑडिट के आगे। ठीक है, ऑडिट बैठा होता है जी एक अजदहा बन के और आपको उसके सामने फेंक दिया जाता है, और फिर आप स्टूडेंट हाथ पांव मारते हैं जी की करिए तो की ना करिए। और एक बड़ा ही इजी, मैं इसको कह सकता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेकर चलें चीज़ों को, लॉजिकली लेकर चलें तो एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें फेलियर बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एफर्ट करनी पड़ती है। रीज़न सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते। आप लोग इंशाल्लाह इधर से भी सेशन लेंगे, अब अपने दूसरे स्टूडेंट्स या जो दूसरे दोस्त हैं उनसे भी आप पूछिएगा कि उन्होंने कितनी एफर्ट के साथ पास किया और इंशाल्लाह आप लोगों ने कितनी एफर्ट के साथ पास किया, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग में भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ज़मीन आसमान वैसे ज़्यादा कह दिया है, 19-20 18-20 का फ़र्क तो ज़रूर नज़र आएगा, और इंशाल्लाह हमारे वाला जो है वो ऊपर होगा। इसमें कोई फ़ख्र या कोई प्राउड की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे करंट प्रैक्टिसेस का पता है, मैं वही सिंपल आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने पास से कोई नया नहीं निकाल के दूंगा आपको। ठीक है, बेशक 15-15 20-20 साल एक्सपीरियंस भी हैं लोगों के,
लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आज के दौर में आपको साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना दिया जाए तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने बांध के रखना है अपने साथ, ठीक है। किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता मैं भी रट्टे की तरफ निकल जाता हूँ, वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि ना जाऊँ, लेकिन अगर मैं निकल जाता हूँ तो आपने उधर ही कहना कि सर जी प्रैक्टिकल दसो किमें होंदा है, सही है, तुझे पूछना है मेरे को और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा उसका, ठीक है। इस तरह से आपने सोचना है। वाई की जो वाई होता है ना, WHY सही है, वो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्योंकि एक ऑडिटर की सबसे बड़ी निशानी है स्केप्टिकल अप्रोच। ये हम पढ़ भी लेंगे इसमें। स्केप्टिकल अप्रोच से मुराद क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड। भाई क्यों इनवॉइस आई है, क्यों ये वाली अमाउंट क्यों लिखी हुई है इसके ऊपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्यों इसके अंदर क्या चीज़ है, बिल्कुल क्वेश्चनिंग माइंड हो, ठीक है। वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, ये आप लोगों के माइंड में चीज़ें होंगी तो देन जाके मज़ा आएगा ऑडिटर बनने का। तो भाई पहला चैप्टर तो आप लोगों का सिंपल, देन आपका चैप्टर 2 से लेकर 6 तक, ठीक है, आप लोगों के चैप्टर 2 to 6 ये आप लोगों के प्लानिंग फेज के हैं। प्लानिंग फेज अब है क्या, देखें चैप्टर 2 के अंदर क्या, ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मुराद असाइनमेंट को कहते हैं, प्रोजेक्ट को कहते हैं। मतलब है कि ऑडिट की असाइनमेंट आप लोगों को मिली है तो ऑडिट की असाइनमेंट जो है दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। वो आगे डिटेल में वैसे पढ़ लेंगे कि स्पेसिफिकली इसका क्या मतलब है। तो अभी फिलहाल जो आपको काम दिया गया, जो प्रोजेक्ट दिया गया, उसको इंगेजमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्टेनिंग एंड इंगेजमेंट के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इंगेजमेंट क्या, जो भी मुंह उठा के बंदा आ जाएगा सर हमारा ऑडिट कर दे, हर ऑडिट पकड़ के बैठ जाए हम। मेरी फर्म है शहबाज सनान एंड को, एक QCR रेटेड फर्म है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है अभी 2.5-3 साल हुए हैं मुझे क्वालिफाई किए और प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट किए। अब अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ी MNC का, मल्टीनेशनल कंपनी का या लिस्टेड कंपनी का ऑडिट आ जाए तो क्या मैं लेकर बैठ जाऊँ वो? ऐसा ऑडिट जिसके ऊपर 100 150 बंदा लगना होता है। बेशक क्वालिफिकेशन है, काम भी आता है, एक्सपर्टीज भी है, लेकिन भाई रिसोर्सेज तो नहीं है ना। उन्होंने तो पैसे देने ऑडिट ख़त्म होने के बाद, तब तक मैं कहाँ से दूँ 100-150 स्टाफ को पैसे? बात आ रही समझ? तो इसका मतलब है कि भाई हर ऑडिट को हाथ नहीं डालना। इसी तरह फिर हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा ऑडिट आ रहा है जो बंदे ही बड़े करप्ट किस्म के हों, मतलब है कि अपेरेंटली भी करप्ट हों, और आपने जब उनकी इनसाइट्स ली हैं, पता लगा कि नैब के अंदर केसेस खुले हैं और फलां फलां फलां, आपको पता है किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ऑडिट पकड़ लें भाई उनका बार में अपनी, अगर तो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ऑडिटर्स के ऊपर भी सख्ती हो गई तो भाई हम खुद जेल में बैठे होंगे कि सर ये आपने क्या कर लिया। तो इसका मतलब है कि ऑडिटर का भी रिस्क है कि यार ऑडिट पकड़े भी कि ना पकड़े, इसको भी तो सोचना है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी, क्लाइंट का करैक्टर भी तो देखना है। तो ये सारी बातें प्लानिंग लेवल की हैं। ऑब्वियसली अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ, पहले सोचने लगे ना यार काम करें या ना करें इनके साथ, आगे बात समझ। देन हमारा एविडेंस, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, चैप्टर 3 प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इसमें डिटेल में प्लानिंग आ जाएगी कि भाई आपने कौन कौन से जो स्टाफ मेंबर्स हैं आपकी इंगेजमेंट टीम में, उनको आपने शामिल करना है, किस बंदे को कौन सा काम आता है वो कौन सा काम करेगा, कब कब क्लाइंट से आपने मिलना है, ठीक है। ऑडिट आपका रिस्क बेस्ड ऑडिट होगा, आपका सिस्टम बेस्ड ऑडिट होगा, या एक एक इनवॉइस को आप टेस्ट करेंगे। आपको पता है आप 100% तो नहीं टेस्टिंग कर सकते ऑडिट के अंदर, ऑडिट तो होता ही सैंपल बेस्ड है, ठीक है। तो वो सैंपल कितना होना चाहिए, 10% चेक करना है, 20% करना है, 40%, 50%, कितने परसेंट करना है, ये सारी प्लानिंग की बातें हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट करनी है, कौन से एरियाज हैं जहां पर रिस्क ज़्यादा है, जहां पर मसाइल हो सकते हैं, गलती के ज़्यादा चांसेस हैं, कौन से एरियाज हैं जहां पर रिस्क कम है। ऑब्वियसली कम जो जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पर आपकी एफर्ट भी कम होगी, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा आपकी एफर्ट भी ज़्यादा होगी। तो भाई ये सारा कुछ प्लान करेंगे तभी तो आगे जाके काम करेंगे, वरना अन्य वहाँ लगे होंगे हम, पता लगा जी एक जगह पे रिस्क ही नहीं है, सारी एफर्ट ही उधर लगा दिया, लड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट देखी जा रहे हैं, एंड से पता लगा यार इनके तो रिस्क ही कोई नहीं सी है। और जहाँ पर रिस्क था क्लाइंट हंस रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ सिगरेट पी के टांग पे टांग रखे CFO साहब बैठे हैं, यार बेवकूफ़ लगा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उसे पता है इसने प्लानिंग नहीं की। तो भाई प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। देन एविडेंस एंड सैम्पलिंग, एविडेंस से क्या मुराद है, पता होगा तो एविडेंस इकट्ठा करेंगे हमने, क्योंकि फाइनलाइजेशन लेवल पर जाके एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, कि रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, वो हमने देनी है।
उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारा एक ओपिनियन होता है कि भाईजान हमारे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए पहले हमें एविडेंस लेना होता है। उस एविडेंस को बोले थे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। तो एविडेंस का पता हो कि वो है क्या चीज़, क्या बला है, तो भाई फिर ही आगे जाएंगे ना। सैम्पलिंग कितनी करनी है, सैम्पलिंग का पता ही है ना, स्टैट्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब भी 100% चीज़ें नहीं चेक की जाती, कम चेक की जाती, तो सैम्पलिंग होगी। ये आसान अल्फाज में तो 90% करें, 60% करें, 50% करें, क्या सारी चीज़ें 50% कर लें, या कुछ चीज़ें 50 हैं, कुछ 30 हैं, कुछ 20 हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने करनी है, पहले से डिसाइड हो तो फिर ही आगे चलेंगे ना, वो प्लानिंग का पार्ट है। देन नेक्स्ट आ रहे नहीं हम इंटरनल कंट्रोल्स। आसान अल्फाज में इंटरनल कंट्रोल से मुराद क्या है कि क्लाइंट या एंटिटी जो जिसका आप ऑडिट करने गए हैं उसके अपने कंट्रोल्स, अपने एसओपीज, अपने प्रोसीजर्स क्या हैं मसाइल को रोकने के लिए। ये जो वर्ड मसाइल हम बोलते हैं ना, या इश्यूज बोलते हैं, जिसको ऑडिटर ने पकड़ना है, उसको अब से आपने बोला करना है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोलना है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। आगे पढ़ लेंगे है भी क्या, आज ही हो जाएगा, ठीक है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को रोकने के लिए मतलब है कि फ्रॉड को रोकने के लिए भाई क्या कोई कंट्रोल भी है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि कैश खुले यहाँ पड़ा होता है, जो मर्जी बंदा आए उठा के जेब में डाल के निकल जाए। ये तो नहीं है कि रोज़ ही कोई कंप्यूटर का डाटा चोरी हो जाता है क्योंकि पासवर्ड नहीं लगे हुए। बात आ रही है समझ? ऐसा तो नहीं है कि इनवॉइसेस के ऊपर कोई नंबर ही नहीं लिखा होता, पता ही नहीं चल रहा कौन सी इनवॉइस जा रही है। जो आपके अकाउंटेंट साहब हैं या जो सेल्स के अंदर बंदे बैठे हो, फेक इनवॉइसेस बना के पैसे जेब में डाली जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि परचेज ऑर्डर इशू कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, कंपनी को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी चीज़ की, मैनेजर साहब ने अपने घर पे वो चीज़ मंगवाई है, पैसे कंपनी के खाते से दिलवा दिए। ऐसे तो नहीं है कि बैंक के अंदर इधर से तो कहा जाता है कि पैसे हम जमा करवाएंगे, जमा नहीं हो रहे। बात आ रही समझ? ये बहुत सारी इस तरह की मिसस्टेटमेंट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या क्लाइंट ने इनको रोकने के लिए खुद भी कुछ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कोई एसओपीज कुछ ना कुछ तो होगा या बिल्कुल ही कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। सेठ साहब हैं, सेठ साहब कहते हैं मैनू सारा पता है, सही है, मेरी फिंगर टिप, मेरी उंगलियां के उत्ते है सारा कारोबार। ये हमारे पाकिस्तानी एक माइंडसेट है सेठों का। वो ना कुछ सॉफ्टवेयर लगवाना चाह रहे हैं, ना वो आईटी को बीच में इन्वॉल्व करना। वो उनको लगता है जी ए जड़ा हैगा इन्हें सब तो वड्डी आईटी है, ठीक है, तो इंदर सारा कुछ ही है, इंदर 50 साल तक भी सामान या स्टोरेज जड़ी हो सकती है। अब ये उनका माइंडसेट है। बात आ रही समझ? तो वहाँ पर तो कंट्रोल्स नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, एमएनसीज देखें, लिस्टेड कंपनीज, एंग्रो, यूनिलीवर, ठीक है, आप इनको देखें। आईटी में आप सिस्टम्स लिमिटेड को देखें, आप बैकस को देखें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। टेक्सटाइल में चले जाएं आप, वहाँ पर आप कोहिनूर वगैरह को देख लें, फजल क्लॉथ को देखें, इंटरलूप वगैरह को देखें, आपको नजर आएगा कि भाई कंट्रोल्स हैं। अरबों का कारोबार विदाउट कंट्रोल्स तो नहीं हो सकता। चेक एंड बैलेंस तो है, तो उस चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल कहते हैं। तो भाईजान इस चेक एंड बैलेंस का पहले ही पता हो ऑडिटर को तो बेहतर नहीं है, ताकि अगर चेक एंड बैलेंस एंटिटी का अपना ही अच्छा है तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। हमने वहाँ पे बेसिकली जाके ये चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ट्रू एंड फेयर है, वो सही है या नहीं है। अगर एंटिटी ने खुद से कंट्रोल्स इतने सख्त लगाए हुए हैं कि कोई मिसस्टेटमेंट होने ही नहीं देते या बहुत कम होती है, तो ऑडिटर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब हमारे मुताबिक जो मसाइल होने, जो इश्यूज होने, जो ऑब्जर्वेशंस या जो नेगेटिविटीज़ होनी है, उसका रिस्क कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। बताएं जी। अगर कंट्रोल्स अच्छे हों तो हमारा रिस्क क्या हो जाएगा ऑडिटर का? कम हो जाएगा, हमारी टेंशन कम हो जाएगी। और अगर वहाँ पे बेड़ा गर्क है, कंट्रोल्स बहुत ही वीक हैं या हैं ही नहीं, तो फिर हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। बात आ रही है आप लोगों को समझ? ठीक है। तो वैसे ही हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर अभी समझ में नहीं भी आ रही तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुने। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा ही सबसे बड़ा ये है कि जितनी बार समझ नहीं आती सुने। बाकी मैं भी अवेलेबल हूँ, आप लोग मैसेज पे पूछ सकते हैं। तो बाकी डिटेल में इनके ऊपर पूरा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली हमने चैप्टर डिस्कस करने। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फेजेस क्या हैं। तो भाई कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमने ले ली। देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि यार फलां कंट्रोल मौजूद है, हाँ जी पासवर्ड लगाते हैं लोग, ये उसने बताया हुआ है,
ठीक है। हाँ जी, कोई भी ऑर्डर करना हो ना तो CFO साहब अप्रूवल देते हैं, अपना साइन करते हैं, फिर ऑर्डर होता है। अच्छा जी, कोई भी लैंड खरीदनी हो ना तो बोर्ड की मीटिंग बैठती है, फिर खरीदते हैं। ये तो कंट्रोल्स उन्होंने लिख के बताए हुए। अब ऑडिटर साहब के लिखी हुई बात पे यकीन कर लें, ना सुने ना। हमने क्या कहा है कि ऑडिटर की सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है कि भाई उसका स्केप्टिकल माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है, वो हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाता है। तो सर बगैर देखे तो नहीं, होती हुई चीज़ नज़र आएगी तो मानेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो टेस्ट करेंगे, कंट्रोल ही बेड़ा करके तो टेस्ट ही कोई नहीं करने। फिर आप लोग देखें ना, आई कैप आप लोगों के कब एग्जाम्स लेता है, 6 माह बाद, जब उसे पता होता है कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फिर ही है ना। अदरवाइज अगर पढ़ाई कुछ नहीं हुआ तो फिर भाई टेस्ट का क्या फ़ायदा, तो खुद देने ही क्यों जाते हो फिर टेस्ट। अगर पता है कि मैंने फेल होना है तो आप भी तभी टेस्ट देते हो जब आपको पता होता है कि यार मेरी तैयारी अच्छी है, लेट्स सी के क्या करते हैं आई कैप। ओके, बात आ रही है समझ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को भी पढ़ेंगे, ये ऑडिटर ने करने होते हैं। तो ये अब कुछ चीज़ें ना प्लानिंग लेवल की हैं। चैप्टर 2 to 6 मतलब 5 चैप्टर्स आपके प्लानिंग लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सारी प्लानिंग हो जाएगी, एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, एंटिटी किस तरह की है, क्लाइंट करना भी है हमने या नहीं करना, क्लाइंट के कंट्रोल्स किस तरह के हैं, टेस्ट उनके करेंगे, सैम्पलिंग वगैरह उसकी बेस पर, ये सारी हमने प्लानिंग कर ली है। अब आगे की बात एग्जीक्यूशन की। जो प्लानिंग की है, सिर्फ प्लानिंग करके तो ना बाहर आया ना, वो प्लानिंग है अभी। तो प्लानिंग के बाद हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट भी उतना ही करेक्टली उसको करना है। तो एग्जीक्यूशन के आप लोगों के अगले जो चैप्टर्स हैं, मतलब कि चैप्टर 7 to 13 आप डाल लें। वैसे 13 जो है प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर बातें हैं, इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए एग्जीक्यूशन में इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपके हर काम के अंदर एथिक्स इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, हर काम आप लोगों ने I2B या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़, अभी तक तो खैर आप कैफ 7 तक भी पढ़ भी लिए होंगे या पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तो आप लोगों ने I2B में पढ़ा होगा। फिर आपने आगे जाके अकाउंटिंग वगैरह में पढ़े हैं एथिक्स, वही 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े हैं बहुत ज़्यादा। वही एथिक्स है कि भाई हर काम करने के अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो भाई आपके फिर मतलब है कि चैप्टर 7 to 13 ये जो आपके भाई चैप्टर्स हैं ना, ये किससे रिलेट करते हैं, एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूट किस तरह करना है अपनी प्लानिंग को ऑडिट के दौरान। पहला जैसे चैप्टर 7 है इंट्रोडक्शन टू सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर फिलहाल आप ऊपर लिख लें, इसका डिटेल में जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं सारी, सही है। वो पीछे पर्चे देखेंगे पूरे के पूरे, मतलब एक बंदे ने लिखा और 100 रुपये की सेल हुई है तो सेल के पीछे इनवॉइस दिखाओ भाईजान हमें, सही है। वो इनवॉइस देख लिए, बाद में पैसे आए हैं या रिसीवेबल हुआ है वो भी, उसकी भी एंट्री दिखाओ। अगर आप कह रहे हो पैसे आए हैं तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे दिखा दो। अगर आप कह रहे हो रिसीवेबल हैं तो उस बंदे से लिखवा के दे दोगे, उसने देने हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टॉक की बात हुई कि हमारे पास 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा, सर कितने पे आए, सही है दिखाओ ज़रा सानू। जाएंगे फिजिकली वेरीफाई करेंगे, स्टॉक की वैल्यू के ऊपर आप लोगों को पता है जी, इन्वेंट्री आप लोगों ने IAS 2 पढ़ा हुआ है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, सही है। दोनों में से जो लोअर होगा उसके ऊपर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, सही है सर। दिखा दें हमें ज़रा कैलकुलेशन दिखा दें, बात आ रही समझ। इसको डिटेल में जो प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, तो चैप्टर 8 के अंदर नॉन करंट एसेट्स के ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर किस तरह करने हैं आपने, एग्जीक्यूशन आ गई उसकी। चैप्टर 9 में करंट एसेट्स के ऊपर किस तरह करने हैं। चैप्टर 10 में इनके अलावा दूसरे एरियाज पे कैसे करने, ये सारी मतलब एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं। देन हम आ रहे हैं चैप्टर 11 पे, तो ये है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी फिलहाल आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कंपनी एक है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी की सब्सिडरी, सही है, जो इसके अंडर है, जिसके अंदर इसकी शेयर होल्डिंग या उसकी होल्डिंग अगर कोई है तो ठीक है, जिसकी इसके अंडर जो है इसमें शेयर होल्डिंग है, या एसोसिएट्स वगैरह या डायरेक्टर्स वगैरह, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त, सही है। तो उनको रिलेटेड पार्टीज़ कहते हैं। अब रिलेटेड पार्टीज़ के साथ आप लोगों को पता है कि एक बंदा आपको जानने वाला बड़ा क्लोज है, उसके सारा मार्केट टर्म्स पे तो नहीं ना काम करते। मतलब है कि हर बंदे को आप 1,000 रुपये की एक चीज़ बेच रहे हो, अब अगर डायरेक्टर साहब आके मांगेंगे उनको भी 1,000 की बेचोगे, लॉजिकल ये है कि नो भाई, वो रिलेटेड पार्टी है, वो तगड़ी पार्टी है, आपका मतलब है इंटरेस्ट है उसमें और उसका आप में इंटरेस्ट है, आप उसको ऑब्वियसली मार्केट टर्म से नीचे बेचोगे। ठीक है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे, आर्म्स लेंथ का मतलब आर्म की लेंथ पे, ठीक है, आर्म्स लेंथ बेसिस मार्केट टर्म्स को कहते हैं, उस पर नहीं बेचेंगे आप, सस्ता बेचेंगे।
लॉजिकली। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो कि भाई हम उसी बेस पे बेचते हैं, तो ऑडिटर का तो काम है चेक करना आपकी हर चीज़ को, ठीक है, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना। तो इसके अंदर हम रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में किस तरह उसको डील करेंगे ये भी देख लेंगे। देन आपका रिलायंस ऑन अदर्स। रिलायंस ऑन अदर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि जी कई बार ऑडिटर साहब जो हैं दूसरे लोगों के ऊपर भी रिलायंस प्लेस करते हैं। रिलायंस से मुराद क्या है कि दूसरे लोगों के काम पर भी भरोसा करते हैं। इसमें हम मेनली दो बंदे पढ़ेंगे, एक होगा इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी। सही है कि कई बार हम जो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है उसके काम पर भी रिलाय करेंगे, उससे भी काम निकलवाएंगे बतौर ऑडिटर। लेकिन कब कब निकलवाएंगे? अब इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉय होता है कंपनी का, वो तो हमेशा कंपनी की साइड लेगा, तो भाई ये कौन सा काम निकलवाना है हमने, इंडिपेंडेंस ही खत्म हो गई। ठीक है, हम तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर थे तो, लेकिन उसके भी अब कोई तौर तरीके तो होंगे, एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, उससे भी काम निकलवाना वो देख लेंगे। फिर कई बार क्या होता है कि ऑडिटर खुद हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है ऑब्वियसली, कुछ चीज़ें जो ऐसी भी आएंगी कंपनी के हवाले से जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर ऑडिटर को कोई और बंदा हायर करना पड़ेगा। सही है, एंटिटी का बंदा नहीं, कोई आउटसाइडर बंदा उसको हायर करना पड़ेगा, उसको ऑडिटर एक्सपर्ट बोला जाता है। मिसाल के तौर पे एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हो जी फलां बिल्डिंग है पिछले साल 10 करोड़ की थी, इस साल हो गई है 25 करोड़ की। आपने कहा भाई क्या हो गया ऐसा? उसने कहा फेयर वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले आया हूँ। पता है जी IAS 16 अकाउंटिंग की नॉलेज, बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बाकी ऑब्वियसली जहाँ पे चीज़ें आएंगी मैं भी आप लोगों को इसका प्रॉपर बताऊँगा। तो IAS 16 तो यही कहता है जी जब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ जाए तो पूरी की पूरी क्लास के तमाम एसेट्स को आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू पे ले आए, आपके पास ऑप्शन है। क्लाइंट ने यही किया, लेकिन अब हमें अकाउंटेंट होते हुए भाई कैसे पता थी 25 करोड़ हो गई है? हमने कहा भाई क्या इसका सबूत है? क्लाइंट ने लाके एक पर्चा दिखा रही है, देखो ये प्रॉपर्टी डीलर और ये प्रॉपर्टी का वैल्यूअर है, इन दोनों बंदों ने यहाँ पे साइन किया और हमारी वैल्यू 25 करोड़। आपको शक पड़ा कि यार नहीं लगता कोई नहीं है, क्योंकि आप तो स्केप्टिकल है, आप तो शक्की मिजाज औरत हैं, ठीक है, तो आपको हर बात के ऊपर शक हो जाता है। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि यार देखो इसकी वैल्यू मुझे खुद निकालनी पड़ेगी, लेकिन मसला ये है कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ प्रॉपर्टी का, मैं तो अकाउंटिंग का, टैक्स का, इसका एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई वैल्यूअर को हायर करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर है। सही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखता, तो हम उसके पास जाएंगे। इसका मतलब कि ऑडिटर एक्सपर्ट के ऊपर भी हम रिलाई करेंगे, लेकिन क्या उसकी हर चीज़ पर रिलाई करना है, किस तरह रिलाई करना है, ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर जो है 12 के अंदर। ओके जी, बाकी 13 आप लोगों को मैंने बता दिया एथिक्स का है, ये बातें होगी। नेक्स्ट ही हमारा फाइनलाइजेशन का, भाई प्लानिंग पूरी अच्छे से तगड़ी प्लानिंग करके ऑडिट में गए थे, तगड़ी एग्जीक्यूशन की है, एविडेंस मिल गए हैं। हो सकता है कि एविडेंस उनके हक में भी हो सकता है खिलाफ भी हो, लेकिन अब जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे इसके लिए वर्ड्स टेक्निकल जो यूज़ होते हैं वो आगे जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें अगर सब कुछ ओके है तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर नेगेटिव है चीज़ें तो नेगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये बातें फिर हमने फाइनलाइजेशन लेवल पर करनी है, और फाइनलाइजेशन लेवल पर एक बार जाते जाते दोबारा एक नज़र मार लेनी है कि यार जो सारा कुछ पहले किया था वो सही था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये कर लेना होता है कि एंटिटी से कुछ लिखत पढ़त भी करवा लेनी है कि भाईजान आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी है ना, हमने अपने तौर पे बड़ा क्वेश्चनिंग माइंड यूज़ किया, लेकिन हैं तो हम इंसान, हमें तो कोई इल्हाम तो नहीं होता ना, हम आपके दिलों के राज जानते हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक फुल एफर्ट करके क्वेश्चनिंग माइंड, स्केप्टिकल माइंड जो अपना अप्लाई करते हुए इंफॉर्मेशन ली है, गैदर किया, एविडेंस गैदर किया, लेकिन स्टिल देयर कैन बी इंस्टांसिस के आप लोगों ने हो सकता है इन्फॉर्मेशन ही गलत दी हो या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही ना दी हो, तो प्लीज़ एक बार लिख कर दे दें कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसको रिप्रेजेंटेशन लेटर्स कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ये आपको डिटेल में मैं दिखाऊंगा भी कि असल में होते किस तरह के, ठीक है। एक तो इसमें फॉर्मेट है, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी फर्म का जो है वो भी आपके साथ कॉन्फिडेंशियली उसको करके तो शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो रही है एक्चुअल में प्रैक्टिस में इस तरह चीज़ें होती हैं। ओके इस तरह फिर गोइंग कंसर्न के मसाइल होते हैं। गोइंग कंसर्न का मसला क्या होता है कि क्या एंटिटी अगले साल डेढ़ के बाद चलने के काबिल भी है या नहीं। कंपनी लॉसेस में जा रही है, कंपनी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कर्जे पे कर्जा ले जा रही है, तो आप ऑडिटर साहब के आंखें बंद करके बैठे रहें कि भाई हमने तो सिर्फ इस एक साल का ऑडिट करना था, अगले का अगली बार देखी जाएगी। ऐसे नहीं है। स्टैंडर्ड आइजा 570 गोइंग कंसर्न का वो ये कहता है कि भाईजान रिपोर्ट देने से पहले एक बार नज़र मार लेंगे अगले साल डेढ़ चलेगी भी या कंपनी नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं चलेगी तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें इसको, क्योंकि फिर इस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनने जो ये आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू वगैरह की बेसिस पे आमतौर पे बनाते हैं।
फिर उसकी कोई और बेसिस है, ब्रेकअप बेसिस वैसे उसे कहते हैं, उसके ऊपर अब आई कैप ने स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपर इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने देखना है एंड पे। ठीक है, बाकी जी सारा कुछ करने कराने के बाद फाइनलाइज करके हमने एक रिपोर्ट इशू कर देनी है, तो वो सारा कुछ भी हमने पढ़ना है चैप्टर 14 आपका जो है उसके अंदर। अब ये हमारा सारा ऑडिट हो गया जी ख़त्म। अब आप सोच रहे होंगे 15वां चैप्टर फिर की है। ठीक है, तो 15वां चैप्टर क्या है भाई? 15वें चैप्टर के अंदर चैप्टर 15 के अंदर ऑडिट के अलावा भी कुछ चीज़ें, आपके सब्जेक्ट का क्या नेम है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। क्या नेम है जी? कैफ 8 ऑडिट एंड अश्योरेंस। अगर इस सब्जेक्ट में सिर्फ ऑडिट होता तो एंड अश्योरेंस क्यों लिख रहा है भाई? वैसे ऑडिट भी टाइप ऑफ अश्योरेंस ही। अश्योर का मतलब क्या होता है? तसल्ली देना, ज़रा आप लोगों को वो सेटिस्फाई कर देना, क्रेडिबिलिटी चीज़ के अंदर ऐड करना। ठीक है, क्रेडिबिलिटी एक चीज़ के अंदर ऐड हो जाए कि भाई ये चीज़ क्रेडिबल है, चीज़ ठीक है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। सही है, अश्योरेंस दे देना। तो ऑडिट भी एक किस्म की अश्योरेंस ही है, लेकिन अगर सिर्फ ऑडिट होता आपने पढ़ना हो तो फिर ऑडिट एंड अश्योरेंस ना होता। इसका मतलब एंड अश्योरेंस से वो मुराद ले रहा है कि यार एक तो ऑडिट वाली अश्योरेंस और एक ऑडिट के अलावा भी कुछ अश्योरेंसेज हैं, वो भी आपने देखनी है। सारी नहीं आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पर सिलेबस में, लेकिन ऑडिट के अलावा भी कुछ अश्योरेंस होती है, जैसे उसको हम रिव्यू इंगेजमेंट्स कहते हैं। ऑडिट जो है वो थोड़ा बड़े लेवल पर आपने चीज़ें देखनी होती हैं आसान अल्फाज में फ़िलहाल, और जो रिव्यू होता है वो आपने लिमिटेड लेवल पर चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो वो भी एक है। अब उसके ऊपर भी उन्होंने चैप्टर 15 डाल दिया, उसमें थोड़ा बहुत सिर्फ आपको बता देंगे वो। लेकिन अब अगेन कल भी हमने बात की थी कि आपके तकरीबन कोई 24 के करीब इसमें स्टैंडर्ड्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ये कंप्लीट आपके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, जिस तरह के IFRS भी अभी तक आपने हालांकि 3 बार पढ़े हैं थोड़े थोड़े करके, अभी भी आपने कंप्लीट हर एक चीज़ नहीं पढ़ी है। जब आप ऊपर जाएंगे AAFR में, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFF 1 में, वहाँ पर जाके आप मज़ीद आपके सामने परतें खुलेंगी चीज़ों की, मज़ीद एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने FA 2 अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया तो कंसोलिडेशन भी पढ़ी होगी। ये तो भैया मुन्नी सी कंसोलिडेशन है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी आपको हल्की सी झलक दिखाई है आई कैप ने। ठीक है, अभी तो मज़ा आएगा जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिटेल में ऊपर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी सारी बातें नहीं बताई गई आप लोगों को। मतलब है कि जो बेस आपकी इंट्रो से अकाउंटिंग के हवाले से इंट्रो वगैरह में बनती है, वो बेस ऑडिट के हवाले से उसने यहाँ पे बनाई है। और एडवांस लेवल का बड़ा अजदहा कहाँ पे आएगा? फाइनल लेवल पे आएगा। लेकिन वो अजदहा तभी लगेगा अगर रट्टे मार मार के करेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो इंशाल्लाह वो नहीं लगेगा। बात आ गई थी समझ? तो भाईजान ये आपका थोड़ा सा ऑडिट के हवाले से हमने फेजेस की बात कर ली। क्लियर है? अब चलें जी, क्विकली हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। बुक्स अगर अभी तक नहीं खोली थी तो प्लीज़ बुक्स ओपन कर लें आप लोग। ठीक है जी, चैप्टर 1 हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। भाईजान एश्योरेंस होती क्या है? देखिए, ऑडिट का नहीं बता रहा। आई कैप कुछ भी लिखता है ना तो उसका कोई मतलब होता है। याद वो लिख सकता था ना कॉन्सेप्ट फॉर ऑडिट, उसने लिखा कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और एश्योरेंस की नीड क्यों पेश आती है, क्यों करनी पड़ती है एश्योरेंस, उसके ऊपर हमने देखना है। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे अभी क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हमने बातें ऑलरेडी कर ली हैं। सबसे पहले आ गई डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर में अगर हम बात की जाए तो पढ़ेंगे क्या क्या? एक तो हम डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का उसको पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ऑडिट रिपोर्ट की बात कर लेंगे जी, ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है, इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है, मटीरियलिटी किसको कहते हैं, ट्रू एंड फेयर किसको कहते हैं, ये सारी टर्म्स को देखेंगे। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, आईनी जिम्मेदारी हमारी क्या है ऑडिट की, क्या हर बंदे ने ऑडिट करवाना है, हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ ऊपर डायरेक्टर्स लिख लें। उर्दू में अगर तर्जमा किया जाए तो दो चार्ज विद गवर्नेंस से मुराद क्या है कि जिनको गवर्नेंस का चार्ज दे दिया गया है कि भाई जान आप गवर्न करें, यू आर द टॉप गवर्नेंस ऑफ आर कंपनी। तो टॉप पे जो गवर्नर्स होते हैं, जो गवर्नेंस जिन्होंने करनी होती है, काम करना होता है, मेनली जिनकी जिम्मेदारी
दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। कई बार डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट सेम ही होते हैं अगर छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनीज में ऐसे नहीं होता। आपको पता है हायरार्कीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चेन ऑफ कमांड आपकी होती है ऊपर से नीचे तक, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। जाहिर है अगर सारे काम ऊपर वालों ने करने, नीचे वालों को रखने का फ़ायदा नहीं है, तो वो स्टेप वाइज लोग होते हैं, हायरार्की के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट और होती है, डिफरेंट लोग होते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब के डायरेक्टर्स को बोला जाता है, वो अलग होते हैं। बाकी देख लेंगे कि हैं कौन ये लोग, दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है जी। ये 5 चीज़ें हमने पढ़नी है आज। हम सिर्फ स्टार्ट की कुछ चीज़ें देखते हैं। डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले भाई आप ज़रा खुद मुझे बताएं कि आप लोगों के नज़दीक ऑडिट क्या है। पहली बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना है, मतलब वैसे तो सुना ही हुआ है ऑडिट ऑडिट ऑडिट, ठीक है। पढ़ने हम इसको फर्स्ट टाइम लगेंगे तो क्या होता है जी ऑडिट, बताएं ज़रा, सोचें क्या आता है माइंड में। ऑडिट का वर्ड सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। नेचुरली हमारा कुछ इंसानी दिमाग इस तरह का अल्लाह ने बनाया है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कोई इमेज बनता है, ठीक है, कोई तस्वीर सी हमारे माइंड में बन जाती है। क्या ये तस्वीर हर इंसान के माइंड में एक ही बनेगी? मतलब मेरे माइंड में, आपके माइंड में, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में, जो जो भी ऑडिट का वर्ड सुनता है, क्या सबके माइंड में एक पिक्चर बनेगी? क्या एक पिक्चर बनना ज़रूरी है सबके माइंड में? थोड़ी फलसफे वाली बातें हो रही हैं, वैसे एमफिल कर रहा हूँ तो साथ साथ वो झलक जाता है थोड़ा। तो भाई क्या ज़रूरी है कि सबके माइंड में? नहीं ज़रूरी। हर किसी की हर चीज़ के बारे में डिफरेंट परसेप्शन है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमने सब्जेक्ट को एक दायराकार में रहते हुए करना है, ठीक है। एग्जामिनर जो है हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसका वही मतलब अज्यूम करें प्लीज़, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में बताया गया, आप प्लीज़ वही वाला अज्यूम करें। बेशक आपके माइंड में डिफरेंट इमेजेस आते हैं, आप बिल्कुल राइट हैं उस चीज़ पे। हर बंदे की एक अपनी परसेप्शन है, उसका राइट है किसी भी चीज़ को किसी भी तरह परसीव करना। ऑब्वियसली नेगेटिवली ना करे बिला वजह, ठीक है, अनलेस वो चीज़ नेगेटिव हो। तो आप लोगों के माइंड में डिफरेंट चीज़ें आई होंगी, उसी जो परसेप्शन को क्लियर करने के लिए, और जो ले पर्सन है, जो ले मैन होते हैं, उनके माइंड में ऑडिटर के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो परसेप्शन है उस सब को क्लियर करने के लिए ये वाला चैप्टर बड़ा ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता लगे कि भाईजान असल में ऑडिट क्या है। आप लोगों के माइंड में किसी के आया होगा ये ऑडिटर वो बंदा है जो जाके इन्वेस्टिगेशन करता है चीज़ों की, पूछता है जी पकड़ दकड़ के, ठीक है। किसी के माइंड में आया होगा ऑडिटर वो जो फ्रॉड पकड़ता है। बात आ रही समझ? किसी के माइंड में आया होगा कि जी ऑडिटर साहब जो हैं वो एक एक चीज़ को जाके वहाँ पे चेक करते हैं। किसी के माइंड में आया होगा ऑडिटर सैंपल बेस पर काम करता है, ठीक है, एक किसी रूल सेट रूल्स के मुताबिक काम करता है। अब ये रूल्स वाली बात भी हमने अब आके की है ना, पहले तो नहीं आपको पता था। अकाउंटिंग का जैसे आप लोगों को पता रहा कि IFRS हैं, IAS हैं, उसके मुताबिक अकाउंटिंग होती है, लेकिन ऑडिट का शायद नहीं पता रहा लोगों को। तो वो भी अब हमें आइडिया हो गया है कि भाई कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है जिसके मुताबिक होती हैं चीज़ें, ठीक है। पाकिस्तान का ऑडिटर हो, इंडिया का ऑडिटर हो, इंग्लैंड का ऑडिटर, जहाँ का मर्जी ऑडिटर हो, एक ही तरह की बातें करता है। बेशक उसकी अप्रोचेस डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि परसेप्शन डिफरेंट है, लेकिन स्टिल वो बातें कुछ मिली जुली सी करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जाहिर है किसी एक जगह पर चीज़ें लिखी हुई हैं, हर बंदा उधर से पढ़ रहा है। अब उस पढ़ी हुई चीज़ का मतलब हर बंदा अपना अपना ले सकता है, ठीक है। तो ISAs, ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी थोड़ी थोड़ी क्लैरिफिकेशन चीज़ों की हो रही है। तो ऑडिट की अब इसके हवाले से देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है जी। एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। ऑफिशियल एग्जामिनेशन से मुराद क्या है कि भाई आपको ऑफिशियली कंपनी हायर करती है कि आप हमारे अकाउंट्स को आगे एग्जामिन करें। एग्जामिन से मुराद क्या होता है? भाई टेस्ट करें हमारे अकाउंट्स को। आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, वो पर्पज़ क्या है? आप लोगों की टेस्ट करें, आपकी तैयारी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, उसी आपके कॉन्सेप्ट्स को, इसी को करना होता है ना, एग्जामिन करना कहते हैं। तो भाई अकाउंट्स को एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना कि क्या वो सही बनी भी हैं या नहीं बनी, ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। ऑडिट करने वाले को क्या बोला जाता है जी? ऑडिटर बोला जाता है। अकाउंटिंग करने वाले को क्या बोला जाता है? अकाउंटेंट बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अकाउंट्स। अकाउंट्स एक जनरल टर्म है, टेक्निकल या थोड़ी सी फैंसी टर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है?
अकाउंटेंट की, लेकिन उन अकाउंट्स का या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की। ओके है जी। कल हमने बात डिस्कस की थी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही क्यों ऑडिटर बनाया जाता है भाई? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या ऑडिटर ने अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है। जब तक उसको अकाउंट्स का पता ही नहीं है कि क्या होते हैं, जब तक उसे अकाउंटिंग का पता ही नहीं, तो भाई खाक करना किस चीज़ का ऑडिट करना है? ये तो ऐसे ही ना जैसे हमारे एक बड़े इदारे के बड़े साहिबान हर फील्ड में लग जाते हैं जाके, तो फिर बेड़ा गर्क ही होता है चीज़ का। ओलंपिक्स में भी अब अरसे से हैं, और पीटीवी में भी, और नादरा में भी, और नैब में, जहाँ जहाँ भी कह लें, ठीक है। तो बात बस दिल्ली तक चली जाती है। ठीक है, बेशक वो वेल डिसिप्लिन है, अब मैं थोड़ा कर लूँ, वेल डिसिप्लिन है, वेल मैनर्ड है, सारा कुछ है, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो कॉम्पिटेंस होती है कि क्या आपको रेलेवेंट फील्ड की कॉम्पिटेंस है। बेशक आप बहुत ही काबिल हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल एक अकाउंटिंग को देखना है, एक अकाउंटेंट का काम होना चाहिए, मेडिसिन को देखना है, हॉस्पिटल्स को देखना है, डॉक्टर का काम होना चाहिए, इंजीनियरिंग को देखना है, इंजीनियर का काम होना चाहिए। बात आ रही समझ? हमारी खुदा ना खास्ता अगर वो मतलब कि कहा जाए अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, सही है, उसका भी मसला ही यही है कि किया कुछ हुआ है, लगे कहीं पे हुए हैं। FBR के अंदर भी माशाल्लाह डॉक्टर साहिबान लगे हुए, भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ है टैक्स के नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ है कोई इनका की पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है, वो कह रहे थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन भाईजान लॉज वगैरह का भी तो पता हो ना, उनको इंटरप्रेट भी तो करना है ना आपने। बात आ रही है समझ? इस तरह दूसरे महकमों के अंदर भी एक आपका अकाउंटेंट है, ठीक है, वो जाके पुलिस में भर्ती हो जाता है, SP DSP वगैरह, CSS के बाद। तो भाईजान ये तो नहीं है सीन, इसीलिए ये हालात हैं, क्योंकि रेलेवेंट पर्सन रेलेवेंट जगह पे नहीं। क्लियर है जी बात? तो ऑडिट को अब आपने ऑडिटर ने करना है, लेकिन ऑडिटर का फिर अकाउंटेंट होना भी ज़रूरी है, उसको अकाउंटिंग का भी पता होना चाहिए। व्हेन एन ऑडिटर एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी, व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर? आपके माइंड में आता होगा कि भाईजान अगर वो अकाउंट्स को देख रहा है तो क्या देख रहा है उसके अंदर? तो भाई जवाब जो है उसका ऑब्जेक्टिव नीचे जो आने लगा है, पेपर में आया था 1-2 नंबर का, 2 नंबर का आया भी हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू इनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन as to whether or not the financial statements of an entity are prepared according to the applicable financial reporting framework। अच्छा, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इसके साथ ब्रैकेट में AFRF लिख लें, मतलब इसकी एब्रीविएशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF, क्योंकि अब मैं अब यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लंबा सा नाम है, तो फिर बार बार तो नहीं लिया जाता। तो भाईजान ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूं। इसका मतलब है कि ये एक भाईजान बैठे हैं ऑडिटर, ठीक है, ये उनके हाथ में लैपटॉप है, ये इतने कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये है जी ऑडिटर आपके। फिर जी एक शख्स है यहाँ पे बैठा हुआ, वो है जी अकाउंटेंट, ठीक है। ये कौन है जी? अकाउंटेंट है। इसने क्या बनाई होंगी? इसने बनाई हुई है जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप लोगों को पता है ना कि क्या मुराद होता है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका बैलेंस शीट, जिसको आप कहते थे पहले किसी वक्त में, अब उसका फैंसी नाम जो हो गया है वो क्या हो गया है? उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को वैसे ही पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या क्या मुराद है? एक तो आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देन इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह दिया जाता है, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह दें, ठीक है। देन आपकी आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। फिर आपकी आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर आपके क्या ये हो गए? फिर आपके नोट्स आ जाते हैं। नोट्स से मुराद क्या होता है? डिस्क्लोजर्स, जिसको आप कहते हैं, जो डिटेल में चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिटेल में इधर फेस पर नहीं ना लिखते। अगर आपके 200 एक्सपेंसेस हैं तो आप सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो नहीं ना एक्सपेंसेस लिखते होंगे, आप उधर टोटल करके लिख देते हो, उसको बाइफिकेट करके, मतलब एडमिन, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह जो भी है, डिटेल उसकी कहाँ पे जाती है? नोट्स के अंदर जाती है। तो वो नोट्स भी हो गए। और एक वो आपको क्या कह रहा है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन।
कंपैरेटिव्स का भी आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है तो जब ये बना रहे होंगे तो लेट से एक 2023 की बातें हो रही हैं, साथ साथ आपने क्या करनी है 2022 की बातें भी करनी है। अगर मौजूद है 22, अगर तो 23 ही पहला साल है फिर तो कंपैरेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे ही हेडिंग्स हैं, आपको पता है कि एसओएफपी में एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी आती हैं, इनकम स्टेटमेंट में आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, बाकी ये भी आप लोगों को आइडिया है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप लेट से इधर 400 लिखा, आपने इधर लिखा हो रही 450 था, 300 है, लास्ट ईयर 250 था, इस तरह ये कंपैरेटिव्स होते हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है इस साल की, साथ साथ कंपैरेटिव्स भी देनी है। तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, ये कौन कहता है आपको कि ये बनानी है, कोई और नाम क्यों नहीं, और ये 6 क्यों हम बना रहे हैं, 5 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, छठा इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड से मुराद क्या है कि होता ही होता है, इसलिए उन्होंने अलग से इसको मेंशन कर दिया है। तो भाई ये किसने हमें कह दिया कि आपने बनानी है, ये भाईजान हमें हमारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से जो हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड है IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, सही है, जो प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, जो बताता है कि प्रेजेंट किस तरह करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसने हमें बताया कि सर ये स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। बात आई समझ, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा जी, अब एक ऑडिटर साहब हैं, एक अकाउंटेंट साहब हैं, ये बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अब बनी किसके मुताबिक हैं, जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हैं, मतलब है कि जिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है ना, एप्लीकेबल AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट करने के लिए, अकाउंट्स रिपोर्ट करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन को यूज़ किया जा रहा है, दे आर कॉल्ड AFRF। तो भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर आपकी कौन से, वैसे इसके डिफरेंट हैं, हम इसको पढ़ेंगे लेकिन वो अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर वो कल वो डिस्कस करेंगे डिटेल में AFRF। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि आपको AFRF कौन से वाले का पता है, IFRS का पता है ना। आप लोगों को कौन कहता है कि जी रेवेन्यू इस तरह रिकॉर्ड होना है, किसने कहा कि जी इन्वेंट्री आपकी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रिकॉर्ड होती है, स्टैंडर्ड्स ही बोलते हैं ना। IAS 16 ने बोला, कभी IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलता है, कभी रेवेन्यू IFRS 15 बता रहा होता है किस तरह करना है, कैश फ्लो का IAS 7 आपको बता रहा होता है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एरर या एस्टिमेट हो तो आपने IAS 8 अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो आपकी तो IAS 20 अप्लाई करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आ जाते हैं तो आपने IAS 10 अप्लाई करना है, प्रोविजंस के ऊपर 37 करना है, और इस तरह सारे। अब ये स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं ना कि आपने क्या करना है। ये जो जितने भी आप लोग सीखते आ रहे हो अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, वो जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं वो IFRS हैं। लेकिन आज ही कल के लिए एक हिंट दे देता हूँ कि सिर्फ IFRS ही AFRF नहीं है, ठीक है। मतलब है कि सिर्फ IFRS के मुताबिक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती, इसके वो क्या बोलते हैं, मैं शेयर मेरे माइंड से निकल गया। तो IFRS के मुताबिक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती भाई, इसके अलावा भी कुछ दुनिया है, इसके अलावा भी कुछ जहान है, ठीक है, उनके मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो जिस भी किसी चीज़ के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके मुताबिक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो भाईजान अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है इसके मुताबिक, किसने बनाई है, इस भाई ने, अकाउंटेंट ने। ऑडिटर का काम क्या है कि इसको जाके पूछना कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, और साथ रख लेना है इसको IFRS को, और इसको देखते जाना है, सिंपल अल्फाज में एग्जामिन करते जाना है कि सर क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी के मुताबिक बनी है या नहीं बनी, क्योंकि ये भाई कह रहा है मैंने इसके मुताबिक बनाई है, ठीक है। देखें, एग्जामिन जब भी आपने करना होता है तो किसी सेट रूल के मुताबिक करना होता है। जब आप लोगों के पेपर में एग्जाम्स होते हैं ICAP में, तो आप लोग पेपर दे के आए जाते हैं, अब उसकी पहले मार्किंग की बनती है, ठीक है, उसके सजेस्टेड सॉल्यूशन बनते हैं, उन्हीं सजेस्टेड सॉल्यूशन को सामने रखकर आपका पेपर चेक होता है। बात आई समझ, तो कुछ ना कुछ पहले से सॉल्व होता है तो उसकी बेस पर आपका होता है ना, वो एक क्राइटेरिया होता है यार ये वाला जवाब होना चाहिए, फिर उसके नज़दीक देखा जाता है आपने कितना लिखा है। यहाँ पर फिर क्या होता है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट साहब ने बनाई हैं एज पर IFRS, IFRS इज बीइंग कॉल्ड AFRF। क्या कह रहे हैं जी, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर ने चेक करना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाकई AFRF के मुताबिक सही बनी है या नहीं बनी। सही बनी है
तो फिर उसके ऊपर भी एक ओपिनियन है। ओपिनियन से मुराद क्या है कि हमने एक अपना ओपिनियन उसके ऊपर बताना है, हमने फैसला डिसीजन नहीं देना। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ये आज की बस बात करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, कल करेंगे बाकी का। कि भाईजान ऑडिटर का जो काम है, ऑडिटर क्या देता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर है जी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एफएस। सही है जी, हमने एफएस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन बना के एक रिपोर्ट के अंदर बता देना है। किस चीज़ का ओपिनियन के भाईजान, क्या ये एफएस, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ के मुताबिक बनी हैं या नहीं बनी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात है कि हमने क्या देना है, हमने देना है ओपिनियन, हमने जजमेंट नहीं देनी। अदालत क्या देती है, ओपिनियन देती है अपना, जजमेंट देती है। बताएं जी, कोर्ट के अंदर कोई फैसला गया है तो वहां पर, कोर्ट के अंदर कोई केस गया है तो वहां से फैसला आता है या राय आती है। ओपिनियन राय कोई कहते हैं ना, मेरे ख्याल में, मेरी राय में। बताएं जी, सोचें, ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। हमने कोशिश करनी है कि बेशक ये आपके डिस्टेंस लर्निंग के हैं, लेकिन इसको जितना कि इंटरेक्टिव रख सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मज़ा तब आना है जब आप लोग भी साथ साथ सोच रहे हों। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है फ़ौरन लिख लें भाई, मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसी वक्त ही करें। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि ये खैर सब लोगों ने आजमाया भी होगा। तो आप लोग इसको जैसे ही क्वेश्चन माइंड में आप फ़ौरन मुझे पूछें, मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि फ़ौरन आपको रिप्लाई करूं, ताकि पढ़ते पढ़ते ही, लेक्चर सुनते सुनते ही आपकी क्यूरी का मसला हल हो जाए। ठीक है, तो बताएं जी, अदालत ने क्या जजमेंट देनी होती है ना, उसको हम कहते हैं जजमेंट पास किया, फैसला दिया है, ओपिनियन नहीं देती। अनलेस कई बार होता है कि हुकूमत जाती है, वो हुकूमत कहती है हमें समझ नहीं आ रही इस कानून की, मसला कोई भी नहीं हुआ, बस हमें समझ नहीं आ रही, इसको इंटरप्रेट कर दे, अपना ओपिनियन दे दें। वो एक स्पेसिफिकली ओपिनियन भी मांग सकते हैं। लेकिन जब केस लगा हो दो बंदों में, तो फिर वहाँ पे ओपिनियन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, सीधा सीधा जजमेंट आती है। ठीक, जजमेंट जो होती है फाइनल फैसला होता है। ठीक है, जजमेंट जब आ जाती है तो आप या तो उसी अदालत में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि सर ज़रा दोबारा एक नज़र मार लो, फैसला सही किया है कि नहीं, या फिर आप उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, उसी लेवल की किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। बात आ रही समझ, कि एक तरफ आपके पास है, मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट है, वहां पर आपने केस फाइल किया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक मिस्टर ए के खिलाफ फैसला दे दिया। अब वो मिस्टर ए उसी चीज़ को उठाकर ले गए हैं जी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उसी चीज़ को उसी लेवल पर। उसने कहा सर एक बार फेर हो रहे हुए केस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि वो कहेगी ना सुने ना, आपके खिलाफ वहाँ पर फैसला आ चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसी अदालत से रुजू करें कि भाई ज़रा नज़रसानी कर लें इस पर। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो फिर आप क्या करें, उसके खिलाफ उससे ऊपर जो है कोर्ट, मतलब के सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जाके आप करें। तो इसका मतलब जजमेंट जो है वो फैसला होता है प्रॉपर, वो सेम लेवल का बंदा उसको चेंज नहीं फिर कर सकता। जबकि ओपिनियन है भाई, ये तो राय है सर हमारी। ठीक है, ऑडिटर ने भी सेफ रहना है ना, क्योंकि ऑडिटर सबसे पहले तो ये कहता है कि सर मैं 100% चीज़ें चेक ही नहीं करता, क्योंकि 100% आगे हम पढ़ लेंगे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक एक चीज़ को देखना। ऑडिटर नहीं देखता एक एक चीज़ को। बताएं क्यों नहीं देखता होगा, क्या हम नहीं देख सकते, क्या मसला है हमें? अगर हम 30% 40% चीज़ें देखते हैं, एक महीना लगता है, तो भाई 100% देख लेंगे, 3-4 महीने लगा लेंगे, क्या है मसला है? बताएं क्यों नहीं करते होंगे? सबसे पहला क्या आप जहन में आया गरीबों? पैसा। ठीक है, क्योंकि भाई पैसा लगता है, कॉस्ट है, ऑडिटर है, इतनी एफर्ट करके, इतनी मेहनत करके, सारी पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ, खून पसीने की कुर्बानियाँ दे के आप लोगों ने सीए करना है, पैसा चाहिए आप लोगों को भाई। तो अब क्लाइंट पहले नंबर पे, तो पैसे पे मसला आ जाता है। हमने फॉर एग्जांपल कहा कि 30% करते हैं, 1 करोड़ फीस है, बहुत बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटी मोटी तो इतना नहीं देती, 1 करोड़ फी है, लेकिन 100% करना तो 10 करोड़ फी है। क्लाइंट को उधर ही फोतगी, उधर ही मिर्गी पड़ गई, ख़त्म हो गया। सही है, एक तो ये मसला। आगे मिसाइल पढ़ लेंगे सारे कि क्यों 100% ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। करने को तो कर सकते हैं और होती भी है। एक होता है फोरेंसिक ऑडिट, जब अदालत की तरफ से ऑर्डर आता है कि भाईजान हर चीज़ आपने चेक करनी, फिर तो कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। वैसे हम हमेशा करते हैं रीज़नेबल एश्योरेंस, क्योंकि कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है इसके ऊपर, और भी क्लाइंट करते हैं, एक को इतनी लेके बैठे रहना। ठीक है, और फिर एक मसला आता है कि
क्लाइंट के पास भी टाइम पीरियड कम होता है इसका, क्योंकि आपने कंपनी लॉ के अंदर जिन लोगों ने पढ़ लिया है या जो पढ़ लेंगे उनको आइडिया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बोर्ड के आगे भी प्रेजेंट करनी है, आपने एजीएम में भी प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब वो आपने करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। 120 दिन से मुराद क्या आपके हो जाते हैं, तकरीबन 28 अक्टूबर हम लेते हैं अगर 30 जून वाली कंपनी हो तो, ठीक है। तो आप अक्टूबर पूरा ही ले लें। अब आपने अगर ऑडिट स्टार्ट किया है सितंबर में जाकर, अगस्त में जाकर, आप कहें जी तसल्ली से करो, पूरा करो, भाई वो वाली रिक्वायरमेंट भी तो नहीं ना उसकी होनी कंपनी की पूरी। तो इसलिए डिफरेंट मसाइल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 100% पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल से मुराद क्या कि भाई ना तो बहुत कम चेक करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा चेक करेंगे, लेकिन क्या डिफाइन किया जा सकता है कितना करेंगे। मतलब एक कोई रेट बता दिया जाए 50% करेंगे हर क्लाइंट का, नहीं भाईजान। हमने अभी पढ़ा कि हम प्लानिंग करेंगे, हर क्लाइंट की प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के हवाले से देखा जाएगा। हो सकता है कि किसी का 10% करके सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाए, हमें एविडेंस मिल जाए प्रॉपर, और हो सकता है किसी का 90% करके भी अच्छा एविडेंस ना मिल रहा हो, पता लग रहा हो हर चीज़ के अंदर ही 2 नंबर। ये बात आ रही समझ, इसलिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल ये है कि 100% नहीं करना, रीजनेबल लेवल तक करना है और क्योंकि जब की ही चीज़ रीजनेबल लेवल पर है तो हम हतमी फैसला नहीं दे सकते, हम राय दे सकते हैं। हमारे से नहीं मुतमईन भाई जाएं किसी और से करवा लें, ठीक है। जब किसी और से करवाएंगे फिर कुछ और भी मसाइल आ जाएंगे, वो हम बाद में एथिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देते हैं ओपिनियन। ओपिनियन कैन बी चेंज्ड, ठीक है, ओपिनियन चेंज हो सकता है, जजमेंट चेंज नहीं हो सकती उस लेवल के ऊपर। बात आ गई है समझ। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा जी, ऑडिट को हमने 3 फेजेस में पढ़ना है। प्लानिंग फेज में कुछ चीज़ें हैं, आपके चैप्टर्स भी हैं उसमें, चैप्टर 2 to 6 जो प्लानिंग फेज के हैं। देन आगे हम आ जाए एग्जीक्यूशन फेज, जो प्लानिंग की है उसको अब एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है, चैप्टर 7 to 13 उसमें आता है। देन फाइनलाइजेशन, एंड पे जाके हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, चैप्टर 14 उसके अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर 15 में हम कुछ और भी इंगेजमेंट्स होती हैं एश्योरेंस की, ऑडिट के अलावा भी रिव्यू की इंगेजमेंट, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ढोलकी बजाएंगे कि वो क्या होती हैं। देन हमने देखा जी कि बेसिक सा ऑडिट के बारे में भी हमने बहुत बारीक से पढ़ा है, बाकी कल इसको इंशाल्लाह डिटेल में आगे लेकर चलेंगे। वो हमने सिर्फ अभी तक ये डिस्कस किया कि ऑडिटर का काम क्या है, अकाउंटेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि उसने एक AFRF के मुताबिक बनाई हैं, सिर्फ ये देखना कि क्या अकाउंटेंट ने उस AFRF के मुताबिक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं या नहीं बनाई, ये हमारा काम है। और इस बात को किस सूरत में प्रेजेंट करना है, एक रिपोर्ट की सूरत में हमने बताना है सही है कि नहीं है। उस रिपोर्ट के अंदर हमने अपना क्या देना है, ओपिनियन देना है, जजमेंट नहीं देनी, फैसला नहीं देना, अपनी राय देनी है, ओपिनियन देना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो काइंडली साथ साथ आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह इसको बड़ा ही कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह लेकर चलेंगे, तो वो तभी होगा जब दोनों तरफ से एफर्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं जी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।